नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रविंद्र कुमारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार। कई दिन बाद मिल रहे हैं दोस्तों और इसके पीछे कुछ घरेलू कारण थे, लेकिन आज हम आपके बीच में हैं, आपके साथ हैं और बने रहेंगे। दोस्तों, राजनीति में एक कहावत हमारे रोहतक के एक पूर्व मंत्री हैं, वो कहते हैं कि पॉलिटिक्स इज़ ए गेम ऑफ सुटेबिलिटी। आज अगर मैं त्यागी जी को पॉलिटिक्स में शूट कर रहा हूँ तो मैं सही हूँ, अगर शूट नहीं कर रहा हूँ तो मैं सही नहीं हूँ। ये पॉलिटिकल लोगों का सोचना होता है। हम ऐसा नहीं सोचते जो पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं, हम चीज़ों को भावनाओं पे रखकर सोचते हैं। अब कल एक 4 पेज का एक पत्र आया है जो प्रोफेसर संपत सिंह जी ने अपने रेजिग्नेशन के समय पे मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखा है, और उसमें सिलसिलेवार ये बताया उन्होंने कि कैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से चौधरी भजनलाल पार्टी छोड़ गए, कुलदीप बिश्नोई पार्टी छोड़ गए, किरण चौधरी पार्टी छोड़ गई, श्रुति पार्टी छोड़ गई, उनकी खुद की टिकट 2024 में चोरी हो गई और इलेक्शन पूरा कांग्रेस का चोरी करवा दिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। और वो लेटर काफ़ी चर्चा में है और उस लेटर में सही मायने में अगर उसको मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो अगर गंभीरता से पढ़ें तो चौंक जाएंगे, लेकिन इतना समय ना राजनीति में किसी के पास होता। लेकिन हरियाणा में इस लेटर को लेकर चर्चा में है, और चर्चा इसलिए है क्योंकि प्रोफेसर संपत सिंह को बहुत ही एक सीरियस नेता माना जाता है। लेकिन क्या ये सच है कि भजनलाल जी उन्हीं की वजह से छोड़ के गए? क्या ये सच है कि कुलदीप बिश्नोई उनकी वजह से छोड़ के गए? क्या किरण चौधरी, क्या धर्मवीर सिंह, राव इंद्रजीत, जो सबके बिल उन्होंने फाड़े हैं भूपेंद्र हुड्डा के नाम पे, क्या सब लोग उनकी वजह से छोड़ के चले गए? लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये रुख रहा कि हम लेंगे नहीं, हम तो दे देंगे, वापस बीजेपी को दे देंगे। ये हालात हैं। देखिए, आप चुनाव से पहले का अगर देखें तो धीरे 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 कांग्रेस पार्टी के गुण लग रहा था और कांग्रेस पार्टी जर्जर होती जा रही थी। जितने बड़े नेता थे सारे के सारे छोड़ के जा रहे थे, लेकिन उनसे पार्टी ने कोई लेशन नहीं लिया। चौधरी भजनलाल जी थे, अपने आप में बहुत बड़े नेता कांग्रेस के थे। हालांकि मैं तो उनके खिलाफ रहा हूँ, हमारी वो एक अलग बात है। मेरा विचार न मिलना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन बड़े नेता थे। इसी तरह से और बहुत बड़े नेता थे। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी थे, बहुत बड़े नेता थे, वो भी चले गए। इसी तरह से बंसीलाल का परिवार बहुत बड़ा था, श्रुति जी की टिकट काट दी, उधर से श्रुति जी और किरण जी दोनों चले गए। आज श्रुति मिनिस्टर है, किरण जी राज्यसभा मेंबर है। अब उसके टिकट काटना, देखो, इसका मतलब ये है कि आप टिकट एक किस्म की दे रहे हो, आप बीजेपी को दे रहे हो। सरकार तो उन्होंने कोशिश तो ये करी थी कि लोकसभा के चुनाव के अंदर भी जो है ना बीजेपी की मदद करने का प्रयास किया था, क्योंकि 3 सीटें जहां कांग्रेस पार्टी जीत सकती थी, ये 5 तो जीत गई थी। 5 इसलिए जीतती थी कि सारा समाज इकट्ठा था और विशेष करके एससी और बीसी का भी समर्थन किसान को अच्छा मिल गया था। किसान तो अगुवाई कर रहा था, लेकिन उसके साथ एससी बीसी भी अच्छे जुड़ गए थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, सबको टालने के लिए ऐसा व्यू रचना रची कि पहले तो भिवानी में रची गई और भिवानी के हिसाब से फिर उसके साथ ऑटोमेटिकली गुड़गांव में रची गई और फरीदाबाद में रची गई। ये तीनों सीटें कांग्रेस को 100% आनी थी। अगर यहाँ से जो है ना श्रुति चौधरी चुनाव लड़ती भिवानी से, महेंद्रगढ़ से, इसी तरह कैप्टन अजय यादव और गुड़गांव से लड़ते हैं, 100% आते हैं। और वहाँ से जो महेंद्र प्रताप जी जो राजनीति से रिटायर हो चुके थे, 2 बार से अपने बेटे को चुनाव लड़ा रहे थे, उनको लेके आए सामने। तो कोई एक लोगों के सामने कोई चेहरा तो लोगों को नहीं दिखाई दिया। ये तीनों सीटें उस टाइम पार्लियामेंट के अंदर भी हार गए, लेकिन फिर भी इलेक्शन नहीं लिया गया कि ये जो सीटें आई है कैसे सारा समाज इकट्ठा हो रहा है। इस समाज को इकट्ठा रखने के लिए आप वोटों का जब आप टिकटों का जब बंटवारा करोगे तो उसका भी ध्यान किया जाए। जब टिकटों में बंटवारा होने लगा तो आप देख लें, एक परिवार के अंदर सीमित रह गई और अपने आप को मतलब गौरवान्वित महसूस करते थे, ये कहते हुए कि 72 सीटें जो है ना हम लेकर आए हैं। 72 सीटें नहीं, सॉरी, टिकटें, 72 टिकट लेकर आए हैं। आपने कहा कि फार्म भरो कैंडिडेट के लिए, 2500 फार्म भरे गए और उसमें उन सीटों पर भरवा दिए फार्म जहाँ एमएलए थे, और बाद में कहा कि सिटिंग गेटिंग, जो एमएलए हैं उनको टिकट मिलेगी। उन 28 में से सर्वे कहाँ हुआ, 15 तो हार गए थे। जो 15 हार जाते हैं तो फिर वो सर्वे तो था ही नहीं, कोई सिटिंग गेटिंग में कहाँ सर्वे चला था। इसी तरीके से और पार्टी के नेता हमारे हैं, कुमारी शैलजा जी है, बहुत बड़ी नेता है, कोई आज के नेता नहीं है, बहुत बड़ा नाम है। उनके फादर भी कांग्रेस के बहुत बड़े नेता रहे हैं, कांग्रेस से वो कमिटेड है, किस्म कांग्रेस में उनका जन्म हुआ है। इस तरह रणदीप सुरजेवाला जी भी हैं, कुलदीप शर्मा जी भी हैं, उनके फादर चिरंजीव लाल जी शर्मा बहुत बड़े नेता रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता रहे हैं।
इसी तरीके से कैप्टन अजय यादव का मैंने जिक्र कर दिया, राव इंद्रजीत जी बहुत बड़े नेता रहे हैं, उनके फादर भी बहुत बड़े नेता रहे हैं। जो कांग्रेस जितने लोग थे, चाहे अरविंद शर्मा जी थे, जितने भी इस तरह के लोग थे, सबको इग्नोर कर दिया गया। तो काफ़ी लोग तो बीजेपी में चले गए। आज बीजेपी में कौन है? कांग्रेस के लोग हैं बीजेपी के अंदर है। ये तो लोकदल कमजोर हुआ तो कांग्रेस में कुछ लोग लोकदल के आगे, वरना तो कांग्रेस पार्टी तो खत्म होने जा रही थी। ये हालात कांग्रेस पार्टी के हो चुके थे। जो सारे नेता अपने बीजेपी में भेज दिए, सारे के सारे किस्म के, क्यों तंग किया, उनको दुखी किया गया, उनको आइसोलेट किया गया, उनको एक किनारे लगा दिया आपने। तो किनारे लगना तो राजनीति में कोई नहीं चाहेगा। खैर ऐसे हालात के अंदर जो है ना, एक परिवार को सारी चीज सौंप दिया आपने, तो कांग्रेस पार्टी कहाँ रह गई? टिकटें बट रही थी 2024 के अंदर। हमारे नेता कहाँ थे? राहुल गांधी जी अमेरिका थे। लोग ढूंढ रहे थे कि कहाँ हैं। टिकटों बंटने के बाद, सब कुछ होने के बाद फिर यहाँ आए हैं अमेरिका। और आज एक वीडियो और वायरल हुआ है जिसमें ओम प्रकाश चौटाला जी का वो वीडियो है। और संपत सिंह जी ने जब पार्टी छोड़ी थी तब ओम प्रकाश चौटाला जी ने कहा था कि हमने तो उनको सब कुछ दिया, विधायक को कई बार बनाया, नेता प्रतिपक्ष बनाया, उनको पार्टी सरकार में अच्छे पद दिए, और पार्टी छोड़ते हुए हमारे ऊपर आरोप लगा के जा रहे हैं। संपत सिंह जी ने पार्टी से रिजाइन दिया, इसका हमें दुख तो है ही, कोई साथी जाता है तो तकलीफ होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है कि उन्होंने पार्टी छोड़ते वक्त कई बड़े अनर्गल और मिथ्या इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की है। उनके लिए शोभा नहीं देती। पार्टी ने, अगर पार्टी सत्ता में रही तो चौधरी संपत सिंह को मंत्री परिषद में अच्छी जगह पे रखा। पार्टी विपक्ष में रही तो विपक्षी नेता के तौर पर भी उनको सम्मानित किया गया, और पार्टी के संगठन में भी उन्हें कुछ पदों पे आसीन कराया गया। लेकिन उसके बावजूद उनकी तरफ से ये कहना कि पार्टी में मेरी अनदेखी की गई, ये मुनासिब बात नहीं। तो इतिहास खुद को दोहरा रहा है। जब उन्होंने इनेलो छोड़ी तो इनेलो पे बहुत आरोप लगा के वो गए, और अब संपत जी कांग्रेस पे आरोप लगा के वापस उसी इनेलो में जा रहे हैं जिस पे आरोप लगा के छोड़ के आए थे। तो यहाँ बात वही सहूलियत की है कि जब इनेलो के साथ थी, सहूलियतें थी, तब तक हम पार्टी में थे। जब छोड़े तो कमियां नजर आई, फिर कांग्रेस ज्वाइन की, कांग्रेस में ठीक लगा, तब तक रहे, वो छोड़ी और फिर आ गए। और एक और वीडियो आपने देखा होगा त्यागी जी, भूपेंद्र हुड्डा से एक पत्रकार ने पूछा कि अभय सिंह चौटाला जी आप पर ये कह रहे हैं, बोला भाई उसकी तो भैंस भी दूध नाट जाए तो मेरा नाम लगा देते हैं। हाँ वो ठीक कह रहे हैं। उनका तो अगर भैंस भी दूध नाट जाए तो भूपेंद्र हुड्डा क्या इलाज है। तो संपत सिंह जी के जो आरोप हैं उनको कैसे देखते हैं आप? उड़ी जहाज का पंछी फिर जहाज पे आ गए। समुद्र में जो पानी के जहाज होते हैं ना, वो जी, उससे अगर कोई पक्षी उड़ा है तो और तो कोई जगह मिलती नहीं उसको, उससे आगे बैठना देर सवेर उस पर आके बैठता है। बीच में आजकल चूंकि जहाज़ों की संख्या भी समुद्र में बढ़ी है, एक आध जहाज और तो एक आध कोई और जहाज हो तो उस पर भी टिक लेता है आदमी थोड़ी बहुत देर के लिए। और तो आदमी नेता जिस भी दल से राजनीति शुरू करता है और प्रारंभिक 20-30 साल वहाँ गुजारता है, तो उस दल की कल्चर से, उस दल के नेताओं से उसको एक अघोषित प्रेम भी हो जाता है। तो बताता तो है नहीं, बताता इसलिए नहीं कि हो सकता कभी भाषा बदलनी पड़ जाए। तो सहज जो है वो उसी पार्टी में रहता है। लेकिन जहाँ जैसा आपने कहा कि सूटेबिलिटी का गेम है, अगर संपत सिंह जी को लगा कि वहाँ उनकी जो अपेक्षाएं वो पूरा नहीं होंगी इंडियन नेशनल लोक दल में, तो वो कांग्रेस में आ गए। और जब आए थे तो बड़े कशीदे पड़े थे उन्हें भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के यहाँ। फिर कुछ समय बाद उनको परेशानी हुई और वो भाजपा में चले गए, और भाजपा से फिर से कांग्रेस में आ गए। तो ये उड़ी जहाज का पंछी और जगह जगह जहाज़ों पर बैठते हुए अंततोगत्वा वहीं आ गया जहाँ से वो चला था। और अच्छी बात है कि शाम को, भूला हुआ शाम को लौट के घर आ गए, तो अच्छी बात है। इंडियन नेशनल लोकदल को उनकी ज़रूरत भी है। लेकिन अब ओम प्रकाश चौटाला जी की जो वीडियो आ गई है तो उस पर भी चर्चा होने लगी है।
तो उन्होंने जो कहा है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने, और जो अब चीज़ें हो रही हैं उसमें एक साम्यता स्थापित हो रही है, और ये सिद्ध हो जाता है उससे आमतौर पर देखा गया भाई संपत सिंह जी का कोई स्टैंड जो है वो वैचारिक नहीं है। चूँकि ओम प्रकाश चौटाला जी कह रहे हैं कि हमने उन्हें क्या नहीं दिया, मंत्रिपरिषद में हमने उनको सर्वोच्च स्थान दिया, हमेशा मंत्रालय सबसे ज़्यादा दिए, और जब पार्टी विपक्ष में थी तो उनको विपक्ष का नेता बनाया और संगठन में भी वो रखा। वो अगर संपत सिंह जैसा मैच्योर पॉलिटिशियन ये महसूस करते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल उनको मुख्यमंत्री बना देगा तो ये तो मूर्खता वाली बात है। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जो लोग दोष दे रहे हैं, आप ये देखिए कि जब भजनलाल इस पार्टी के सर्वे सर्वा थे तो चौधरी बंसीलाल को उनसे तंग आके छोड़नी पड़ी कांग्रेस। बिल्कुल। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने छोड़ी नहीं, उनको ये लगा कि लगे रहो कभी ना कभी उनके पास जगह नहीं थी एक्चुअली उस समय, जो भी था ना वो उस पार्टी के में नेता बने थे। रहे, लेकिन ऐसे हालात तो पैदा किए गए हैं ना। और भजनलाल और भूपेंद्र सिंह का झगड़ा तो इस हद तक हुआ है कि वो पर्सनल हो गया है। किसी ने किसी की धोती खोल दी, किसी ने उसको मंच पे से बेइज्जत करके उतारा, पारिवारिक आपस में भी उछाले गए मुद्दे, ये सारी चीज़ें हुई। तो अब क्या है कि मैंने बार बार ये कहा है कि जब आदमी मुख्यमंत्री हो जाता ना तो उसको ये लगता है कि अब मैं मुख्यमंत्री बन गया हूँ तो जितने भी संभावित मेरे लिए प्रतिद्वंदी हो सकते हैं मैं उनको कमज़ोर रखूँ। अब कौन सा ऐसा नेता भारतवर्ष में या कहीं की राजनीति में है जो अपने प्रतिद्वंदी को मजबूत ताकत करेगा। देता है, मजबूत करेगा? क्यों मोदी करेगा? जी ने सारे बीजेपी वाले निपटा दिए। ये उनको चाहिए कि जो उस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब मुख्यमंत्री बने और जिन लोगों की मदद से बने, जो एंटी भजनलाल लॉबी थी, वो तमाम नेता आज अलग हैं। कुलदीप शर्मा देख लीजिए आप, गन्नौर के चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के सबसे खासम खास आदमी थे। अगर ये नेता ये मान के चल रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जगह वो चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे उस समय में, तो वो नहीं होने देंगे उसको। वो अब जो भी सामद आमदंड भेद है वो उसकी उनका चलता तरीका। और ठीक है, वो सब सीनियर लीडर हैं, चाहे इंद्रजीत हों, चौधरी वीरेंद्र सिंह हों, और भी जो नाम दे रखे हैं संपत सिंह ने, लेकिन उनको क्या ये अनुभूति नहीं थी सच में कि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रह के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते उनके रहते? ये तो पता था। तो उन्होंने अपनी वो जो स्थिति थी कि यहाँ आप रहोगे तो मंत्री रहोगे, पीसीसी प्रेसिडेंट बन जाओगे, यही चीज़ें मिलनी थी और वो मिल रही थी। लेकिन आकांक्षा का स्तर इतना था, अभिलाषा ये थी कि इनको हटा के हम बने, तो कोई ऐसा नहीं होने देता। अब समस्या ये आई कि जब नेता मुख्यमंत्री बन जाए और पार्टी पे उसका एकाधिकार हो जाए तो अब वो नई पीढ़ी को अपनी प्रमोट करता है। जैसे ही दीपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री अपने रहे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रमोट करना शुरू किया, वहाँ बेचैनी हो गई। इस जगह ये संपत सिंह के साथ था कि भाई मैं तो मेकर हूँ इंडियन नेशनल लोकदल का, और अब अजय और अभय में सत्ता जाएगी तो क्यों जाएगी, वाई नॉट संपत सिंह। अब इनको ये लगा, जितने भी थे परिधि पे बैठे हुए कांग्रेस के नेता, कि अब दीपेंद्र सिंह हुड्डा, तो इनको लगा कि भैया 10 साल तो इनकी हो रही और अब आगे से ये हो गई। तो इसमें दो तरह के लोग हैं, जो लोग समझदार हैं, जिन्हें पता है कि भाई हमारी औकात, हमारी हैसियत ये, और हम मुख्यमंत्री वगैरह नहीं बनेंगे, तो वो शांति से उस नेता के साथ जुड़े रहते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं, वो कहीं नहीं जाते, कोई शिकायत भी करेंगे तो मन ही मन में कर लेंगे, उससे आगे नहीं। और जो ये लोग हैं, इनको तब और परेशानी हो जाती जब कई बार इनके अपने पुत्रों को भी प्रमोट कर रहे हैं, उन पुत्रों के प्रमोशन में बाधा आ जाती है। जैसे कुलदीप शर्मा ने कहा कि उनके बेटे को टिकट नहीं मिला, या किसी और भी नेता के बारे में आप बात कर लो। तो जब पुत्रों को समायोजित करने का भी मौका नहीं मिलता तो अपने साथ जो हो रहा है उसको दे भुगत लेते हैं। तब इनको ये लगता है कि अब इस पार्टी में हमारे लिए कोई लंबी चौड़ी गुंजाइश रही नहीं। दूसरी पहली बात तो एकोमोडेशन की। दूसरा क्या होता है कि जो कल्चर हमारे हरियाणा की बन गई है कि मुख्यमंत्री का मतलब है हजारों करोड़ का आदमी, उसमें जो उसके जो नेता होते हैं, उसके साथी सहयोगी, वो मानते हैं कि यार कुछ हिस्सा तो हमें भी मिलना चाहिए। है 100 करोड़, 50 करोड़, 200 करोड़ हमारे काम हो। वो कहते हैं ना, हमारी अनदेखी हुई, अनदेखी क्या किस अर्थ में होती है कि काम नहीं हुआ। जैसे राव इंद्रजीत ने एक किस्सा सुनाया था बड़ा पॉपुलर कि जी मैं गया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे तो, और मेरे बाद में विनोद शर्मा आए
और विनोद शर्मा ने उनको कोई काम कहा तो उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को कहा कि भी ये कर देना। और जब मेरा नंबर आया तो मैंने कहा जी ये करना, बोले कि देख लें। अब ये देखिए फ़र्क आ गया। राव इंद्रजीत के अहंकार को, ईगो को उस समय बड़ी चोट लगी कि जिस भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बनाने में हमारा योगदान है, हुड्डा साहब ने भजनलाल के खिलाफ अकेले तो लड़ाई लड़ी नहीं थी, उन्होंने भी लड़ी थी, तो उनका व्यवहार दो तरह का है। विनोद शर्मा के साथ कुछ और है और मेरे साथ कुछ और है। तो ये जो चोट पहुंचती है तो उनको ये लगा कि भाई नहीं, उन्होंने कहा कि उसके बाद से मैंने कोई काम उनको बोला नहीं। तो ये पर्सनल जो इस तरह की जो व्यक्तिगत स्वभावगत परेशानियां ये भी आती हैं साथ में। तो पहला तो ये कि उनको लगता हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए पर्याप्त जगह नहीं है, और नंबर 2 ये है कि उनको जो उनके व्यक्तिगत हित हैं वो नहीं सधते। अदरवाइज तो इतने लोग ये मूर्ख नहीं होते, अज्ञानी नहीं होते कि इन्हें पता है कि जो एक बंदा चीफ मिनिस्टर है उसका अपना एक आधार है, उसको आप सत्ताच्युत कर नहीं सकते आराम से। और राजनीति में जो धैर्य और पेशेंस की बात है वो आज की पीढ़ी में रही नहीं है इन नेताओं में, कि भी बैठे रहो, कभी ना कभी मौका लग जाएगा। कांग्रेस ऐसी ही पार्टी थी वहाँ। लेकिन संपत जी के लिए तो लास्ट ही चांस है ये, तो मतलब अब और कितने राजनीति संपत सिंह जी को चिंता गौरव संपत सिंह की है। आप ये देखिए हमारे यहाँ जब शादी हो जाती है लड़कियों की, नया ट्रेंड चला कि वो अपने नाम का पूरा नाम लिखती हैं, पति का भी। अभी नेताओं में भी ये है कि गौरव संपत सिंह, लेगेसी साफ है। तो अब अगर किसी को समझ में आ गया, बलराम डांगी को समझ में आ गया, आनंद सिंह को समझ में आ गया कि भविष्य की राजनीति दीपेंद्र के साथ मिलकर करनी है, और यही हैसियत रहनी है जो तुम्हारी। आनंद सिंह डांगी भी तो एक जमाने में बड़े नेता थे, छोटे नेता थोड़े थे, बड़े बड़े चर्चित नेता थे। तो वो अपने एडजस्ट हो जाएंगे, या दीपेंद्र सिंह हुड्डा अपने हिसाब से अपने लोगों को एडजस्ट कर रहे हैं। भाई राजनीति तो दीपेंद्र भूपेंद्र भी करेंगे या छोड़ देंगे, तो ये कोई किसी के लिए राजनीति तो सारी करेंगे। अब जैसे आप ये देखिए कि 3 चुनाव हार चुके हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस, लेकिन उन्होंने नेता प्रतिपक्ष पद छोड़ा नहीं किसी के कहने पे, चाहे सारी कांग्रेस खिलाफ हो जाओ, क्या दिक्कत है, क्यों छोड़ेंगे वो? तो राजनीति में आप किसी से साधु संतों वाली अपेक्षा, आप तो हाल तो साधु संत भी आजकल तो बहुत बुरी स्थिति, साधु संत तो राजनीति में ही है, राजनीति में, तो उनसे आपको ज्यादा ही उम्मीद बात। एक ज्योतिषी से मैं बात कर रहा था तो मैंने कहा कि कोई संत भी आपके पास हाथ दिखाने आया है। बोले संत ही आते हैं हाथ दिखाने की मैं इस मठ का चेयरमैन बन जाऊंगा, गद्दी मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी। बोले वो ज्यादा परेशान है पद के लिए। तो होना ये चाहिए कि आप पार्टी, ठीक है एक नेता आपको विवश कर रहा है कि आप उसके प्रतिद्वंदी हैं, पार्टी से निकल जाएं। अब समस्या तो आपकी, आप रण छोड़ क्यों हो रहे हैं भाई? आप डटो ना, मुकाबला करो वहाँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया था ना मुकाबला, असफलता है तो उनके जीवन में बहुत रही, पहले 2 चुनाव भी हार गए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो 2005 में नेता बने ना, उनके साथ तो ये भी विडंबना रही कि 3 चुनाव चौधरी देवीलाल को हरा के भी वो लीडर नहीं बन पाए थे। नहीं बन पाए थे जी, बिल्कुल। वो लीडर बने 2005 में। चीफ मिनिस्टर हरियाणा के पर्टिकुलर केस में सिर्फ 2 आदमी ऐसे हैं सर, मतलब जैसे मनोहर जी 10 साल मुख्यमंत्री रह गए और वो भारतीय जनता पार्टी में आज भी बड़ा नाम है उनका, और कहते हैं सुपर सीएम है, लेकिन नेता आज भी नहीं बन पाए जी वो। हाँ, ही इज ए गुड मैनेजर बट ही इज नॉट ए लीडर। हाँ, अब ये अपने नायब जी इनके ऊपर है कि नेता बन पाते हैं कि नेता बनने के लिए आपको किसी पद की जरूरत नहीं होती। नेता बनने के लिए आपको लोगों का प्यार चाहिए, और प्यार वो संघर्ष से मिलता है। जब आप उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, उनके लिए लाठी डंडा खाते हैं, तो आप लीडर बन जाते हैं। ऐसे कोई बैठे कि मैं चीफ मिनिस्टर बन गया और मैं लीडर बन गया हूँ, ये नहीं होता। और मुझे ऐसा भी लगता है सर, पॉलिटिक्स में जैसे आगे की उस पर विचार नहीं किया जाता कि मैं ये करूँगा तो ये हो जाएगा। मुझे लगता है आज में ज़्यादा बिलीव करते हैं ये लोग कि आज मेरे पास ये पद है, ये मतलब ये ज़रूरी है। राजनीति वर्तमान में ही होती है ना। और आज कंपटीशन इतना ही हो गया, हमने कभी नहीं सुनी थी कि कार्यकारी अध्यक्ष भी होते हैं कहीं। मतलब आप इससे आप सिद्ध की, जैसे इस देश में पहले नेहरू जी प्रधानमंत्री बने और सरदार पटेल का कद उनसे कम नहीं था राजनीति में, तो उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर विद होम पोर्टफोलियो दिया गया। अब चूंकि 2 प्रधानमंत्री नहीं हो सकते थे, तो पटेल को समायोजित करने के लिए उन जैसा समकक्ष एक पद बनाया, व्यक्तित्व दिया। यही अटल और अडवाणी के मामले में हुआ।
अब यहाँ ये लगता है कि प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष हो गया, उसके लिए 4 कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। ये समायोजन है, एडजस्टमेंट है विभिन्न जातियों का, विभिन्न कम्युनिटीज़ का। चूँकि हर कम्युनिटी चाहती है कि उनका आदमी कहीं ना कहीं हो। यही आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, इसी अस्मिता की राजनीति बोलते हैं। और राजनीतिक दलों को भी लोगों को समायोजन करने में बड़ी समस्याएं आती हैं। और हालत ये हो जाती है कि अब जैसे मैं आपके बिहार में चुनाव चल रहा है, वहाँ डिप्टी सीएम कर दिया, तो भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है उनका विरोधी दल कि साहब बाकी क्यों नहीं करा, तुमने क्या लेना। वहाँ तो एक और बयान चर्चा में है सर कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि राजद ने कांग्रेस की कनपटी पे कट्टा रख के सीएम किया है। और लोग ये कह रहे हैं कि भारत में, यशवंत सिन्हा का बयान है सर, कि इस बयान के बाद एक बार फिर से साफ हो गया कि भारत का नेतृत्व एक सड़क छाप नेता के हाथ में है। मतलब किसी प्रधानमंत्री के मुंह से ऐसी बातें सुनी है? तो प्रधानमंत्री की भाषा को लेके अब लोगों में परेशानी होने लगी है। पहले तो मैं से उन्होंने सारी बातें कही थी, और उनके जो भाषण लेखन करने वाले लोग हैं वो पता नहीं कैसे क्या क्या चीज़ें डाल देते हैं, और उनको बड़ी अच्छी लगती, कट्टा, छर्रा, दुनाली। अब भाई भाजपा कितनी, उनको लगता है इससे लोकल कनेक्ट ज़्यादा होंगे, लेकिन वो ये नहीं देखते कि ये बंदा जिसके आप ये बातें कहलवा रहे हो वो भारत का प्रधानमंत्री भी है। सब सवाल ये भी पूछा जाएगा कि पिछले 20 वर्षों से सुशासन बाबू की सरकार है और आपके समर्थन से है, तो अगर 20 साल बाद भी बिहार की पहचान कट्टा, दुनाली और छर्रे के रूप में है, तो ये विफलता किसकी है? इनको लालू यादव जो जंगल राज की राजनीति जिन पर आरोप लगता है, और वो काफ़ी हद तक ठीक भी हैं, तो वो तो है नहीं सरकार में। आप अगर 20 साल में भी जंगल राज को मंगल राज में कन्वर्ट नहीं कर पाए तो आपकी विफलता है। बिहार में सर शुरू में ये प्रशांत किशोर का नाम बहुत तेजी से चला, वो बहुत मतलब मीडिया के भी सबसे चहेते थे, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि कुछ दिनों से वो आउट ऑफ सीन हो गए हैं अचानक से। ये तब होती है स्थिति जब इलेक्शन बहुत ज़्यादा खिंच जाता है और मतदाता सोचता है कि बस ये 2 में से ही मैंने चयन करना है, जैसे अभी हरियाणा में हुआ। तीसरा बेशक कोई अच्छा व्यक्ति हो, अच्छा विकल्प हो, लेकिन वो ये मानते हैं ये आमतौर पर सत्ता परिवर्तन का चिन्ह है। होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता। अच्छा, लेकिन अब उनको ये कह दिया ठीक है प्रशांत किशोर आप अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, ठीक है, आप पे जातिवाद का आरोप नहीं लग रहा है वहाँ पे, ये बड़ी बात है कि अच्छी राजनीति की शुरुआत हो रही है वहाँ, लेकिन फिलहाल रुक जाओ, इस बार तो हमने इनको निपटाना है। पता नहीं किसने किसको निपटाना है। तो जब 2 पहलवानों के प्रति वो आकर्षण हो जाता है तो तीसरा अपने आप उड़ जाता है। ये तो अभी उनको जन स्वराज के लिए। और फिर एक देखिए प्रॉब्लम है, सुशासन बाबू का मैं देख रहा था, सुशासन की जो राजनीति है उसके प्रतीक है अनंत कुमार सिंह। ज़्यादा उनके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है सर। आपने ही बता रखा था शायद, जब पहला उन्होंने नामांकन भरा था तो साल 2000 में, 2005 में उनकी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं आप, 3.5 लाख रुपए उन्होंने दिखाई थी, हलफनामे में दिखाई थी, और अब 100 करोड़ दिखाई 100 करोड़ है। बताओ जी, कितना मतलब राजनीति से तो अच्छा व्यापार नहीं है कोई भी। और इसके अलावा उनके पास 30 बहुत गंभीरतम अपराधों के मुकदमे, जिसमें हत्या का प्रयास और बलात्कार। कौन सी पार्टी में जी? नीतीश कुमार जी के सुशासन का प्रतीक है। मैं उसको मंगल राज बोलता हूँ, वो जंगल राज था, ये मंगल राज है। और वहाँ जो इनके और मोदी जी का संरक्षण मिला हुआ है नीतीश बाबू को, तो जो जंगल राज 20 साल पहले था वो प्लस जो आज महाजंगल राज हो रहा है, कि आप एक बंदा उतर रहा है, वो ये FIR में लिखा है कि अनंत कुमार सिंह उतरे और उन्होंने गोली मार, उसको खींचा पहले, फिर गोली मारी और फिर बड़ी बेरहमी से मारा गया। जो मारा गया व्यक्ति है निश्चित रूप से वो बहुत अच्छा व्यक्ति नहीं था, वो भी एक गैंग लीडर था, दुलार चंद यादव। लेकिन इसके पीछे भी वहाँ बड़ी राजनीति है कि ध्रुवीकरण हो रहा है भूमिहारों के, अपर कास्ट के और बैकवर्ड कास्ट के बीच में। अब भाजपा बेसिक कितनी नैतिकता की बात करे, लेकिन जब आप बिहार में जाएंगे तो नैतिकता का वहाँ क्या लेना देना है? नहीं, नैतिकता तो राजनीति में वैसे कहीं भी लेना नहीं, नाटकबाजी कर भी ले मान लिया। तो ये जो भाषा से हम शुरू हुए थे ना, भाषा प्रधानमंत्री की, इस पे ऑब्जेक्शन होने लगा कि बहुत गंदा बोल जाते हैं, मतलब अपनी गरिमा का ख्याल नहीं रखते, और फिर झेलना पड़ता है। प्रधानमंत्री के बारे में राहुल गांधी भी कई बार औजार शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने, वो भी गलत था। क्या कहा था? राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी औजार हैं अंबानी और अडानी के।
नहीं, ये तो ठीक है, टूल है उनके हाथ में। अंग्रेजी में कई बार ना हिंदी के शब्द ज्यादा नुकसान दे जाते हैं, तो उनके हाथ में टूल तो है ही, नो डाउट, इसमें क्या बड़ी बात है। नहीं फिर भी वो सर कई बार प्रधानमंत्री के पता है बारे में भाजपा वालों क्या दुखी लगता है कि वो कई बार कहते हैं कि नरेंद्र मोदी गया तो जी नहीं लगाता, वो अगली लाइन में जी लगा देता है। अब जैसे मायावती जी थी, अब मुलायम सिंह उनके बड़े शत्रु थे और वो पढ़ के बोलती हमेशा, तो वो लगाती थी श्री मुलायम सिंह कहता है ना, कहते हैं कहना चाहिए, लेकिन वो श्री लगा के वो ये मानती थी अब मुझे अधिकार मिल गया बदतमीजी करने का। तो राहुल गांधी पता नहीं किस फ्लो में बोल जाते हैं, चूंकि अंदर चीजें हैं तो बाहर निकलेंगी। दूसरे कल मुझे राहुल गांधी का ये एक्शन जो है ना कि वो कूद पड़े तालाब में, ये कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगा। नहीं वो बीजेपी वाले मजे ले रहे हैं कि वोट तो है नहीं, मछली पकड़ रहे हैं। ये तो समय बताएगा है कि आज मैंने अपनी एक हमारी गली के स्ट्रीट डॉग्स थे, उसका नाम मैंने बड़ा प्यार से कलीराम रख रखा है। वो बहुत दोस्ती थी मेरी उससे, और वो घायल हो गया तो उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवा रखा है कुत्तों को, पशुओं का। तो मैं जब उससे मिलने गया तो उसकी एक पोस्ट डाल दी थी, तो किसी ने उस पर कमेंट कर रखा है कि तुम जो राहुल गांधी है उसकी तरह तुम्हारे पास वोट नहीं है और तुम मतलब अब कुत्तों की ही सेवा करो। अरे पता नहीं उनको कैसे मतलब उन्होंने मोदी जी से जोड़ा उस पोस्ट को, मुझे नहीं ध्यान में आई ये चीज़। लेकिन अब बहुत ही संकीर्ण होती जा रही है, मतलब फॉलोअर की वो भी दृष्टि भी संकीर्ण हो रही है, नेताओं की। दरअसल क्या है कि पिछले 10-12 साल से सारा आक्रमण हो रहा है राहुल गांधी पे, और राहुल गांधी की सेहत पर कोई असर पड़ता नहीं। मतलब आप किसी को उत्तेजित कर रहे हो और वो उत्तेजित ना हो तो आपकी उत्तेजना और बढ़ेगी। एक्चुअली राहुल गांधी के पास कुछ खोने के लिए तो है नहीं जी। राहुल गांधी को कतई किसी चीज की चिंता नहीं है, उसके इर्द गिर्द रहने और वाले ये लोगों को कितनी चिंता मतलब है। 2047 तक ये मतलब कह रहे हैं जैसे मोदी जी आएंगे, आते रहो। ये नेता प्रतिपक्ष का पद तो राहुल गांधी छोड़ने जरा बिल्कुल तो नहीं उसके पास छोड़ेगा, खोने के लिए कुछ और है ये नहीं। हिम्मत नहीं हारेगा, लड़ता रहेगा बंदा, है ना। और ये और लोगों को एक्सपोज करता रहेगा धीरे धीरे। वो तो ही इज एंजॉयिंग हिज लाइफ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो थोड़ा मेहनत कर लेंगे बिहार चुनाव में, उसके बाद वो फिर निकल जाएंगे, 1-1.5 महीना के बाहर निकलेंगे, फिर ये लोग गाली देंगे कहाँ गए राहुल, कहाँ गए। और दूसरे आप ये देखो ना, अब अमित शाह का जो बयान है उस पर भी हमें चर्चा कर लें 1 मिनट, कि ऐसे बटन दबाना कि करंट इटली में लगे। क्या लिंक है इस चीज का? इटली में लगेगा जी, बिहार के वहाँ रहते होंगे, है ना, इटली का। या ये हो सकता है कि चूंकि आरएसएस की सारी फिलॉसफी मुसोलिनी से प्रेरित है, इटली वाले से, तो भाई वोट तो बीजेपी कमल का दबेगा, तो वहां हो सकता है मुसोलिनी की आत्मा खुश करने के लिए बात कही गई हो। पर कांग्रेस ये जवाब नहीं ढूंढ पा रही, हमने बता दिया। यूँ तो पीछे ट्रम्प ने मोदी जी को अपना पिता जैसा बताया था। उसकी तारीफ बहुत महंगी पड़ती है। अच्छा सर, एक लास्ट में चलते चलते जी, संपत सिंह जी इनेलो में चले गए, 5 को जाना है जैसे कि उनको, तो क्या इनेलो मतलब खड़ी हो जाएगी प्रदेश में? नहीं, खड़ी होगी नहीं। इनेलो का तो क्या विचार करें हम, हमें ये सोचना चाहिए कि अब अगला कदम संपत सिंह का या गौरव संपत सिंह का क्या होगा, वो कितने दिन इनेलो में रहेंगे, जिस तरह की छवि बन गई है। नहीं अब तो इनेलो तो क्या ही और छोड़ेंगे। एक यही स्थिति है कि या तो अभय सिंह के नेतृत्व में इंडियन लोक दल सरकार में आ जाए, चीफ मिनिस्टर बन जाए, तो ये यात्रा उनकी लंबी खींच सकती है। वो भविष्य उसी पे निर्भर करता है, सत्ता से जुड़ा हुआ है सारा का सारा, वैचारिक तो कुछ है नहीं। और मान लो सर, सपोज करो सरकार बीजेपी को जरूरत पड़ जाए और इतने एमएलए इनेलो के पास आ जाएं और वही बीजेपी के साथ गठबंधन कर ले, फिर क्या होगा? हाँ, तो वहाँ फ्रीडम थोड़ी है इस बात की कि आप मत करो जी। तो देखिए ना, नेताओं के पास हर चीज के तर्क होते हैं। आज अभय सिंह ये कहते हैं मैं तो ताउम्र भाजपा के खिलाफत करूंगा, ऐसा तो नहीं है राजनीति। लेकिन अगर ऐसी स्थिति आई, जो यमुना पार करने वाले की पार्टी थी उनका देखा तो है आपने, तो फिर भाषा बदल जाती। देखिए लोकतंत्र का तकाजा है, एक सरकार चाहिए होती है, ठीक है हमारा उनसे राजनीतिक मतभेद है, लेकिन प्रदेश के व्यापक हित में और जनता के व्यापक हितों में हम उनसे एक समझौता करना पड़ रहा है। हर चीज़ के तर्क मिल जाएंगे आपको इस तरह के, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी तो सत्ता के लिए तो वैसे ये लठम लठा हो रहे हैं जी, सत्ता है कहाँ, बीजेपी इनको देख आ रही है सत्ता। हाँ, तो वो तो एंजॉय कर रहे हैं ना, तो एंजॉय कर रहे हैं। बीजेपी ने वो कुछ नहीं देगी जी,
ये कांग्रेसी तो आपस में ऐसे ही लड़ते रहेंगे, मर आ जाएंगे जी। ये जो चुनाव है 29 के सर, तब तक ये कांग्रेस के बहुत सारे लीडर निपट लेंगे। आपको लगता है कांग्रेस में कोई ऐसा नेता है जो सत्ता के लिए परेशान है? ना, नहीं है जी, कोई नहीं। फिर ऐश करो। है? मुझे तो दिखता नहीं, किसी के जल ललक नहीं है नेता ना, उनको ये लगता है कि ठीक है, अगर कभी परेशान बीजेपी में भी नहीं है जी, कोई परेशान नहीं। वो ज्यादा हो गए, वो उनको 10 साल तो मैक्सिमम है। ये तीसरे वाले में तो उनको वो भरोसा ही नहीं कर पा रहे। समझ में नहीं आ रहा उनको क्या हो रहा है, बड़ा मुश्किल हो रहा है उनके लिए। और ऐसे में मनोहर जी कह देते हैं कि बार की चौथी बार भी हम बनाएंगे, तो एक भय व्याप्त हो जाता लोगों में कि यार अगर चौथी बार भी आ गए तो क्या करोगे? अभी तक कुछ नहीं करा, ना करने को कुछ है, तो करें क्या? ठीक है सर, काम धंधे कर लेंगे लोग ना। हाँ, ये एक प्रकार का संकेत भी है कि जो लोग अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं इधर उधर, इनके साथ में नेताओं के, अपना काम करें और अपने भविष्य के बारे में सोचें और इस बीमारी से अपने आप को मुक्त कर लें, क्योंकि इनका कुछ नहीं होने वाला। दोस्तों, ये था पता नहीं भारत की राजनीति में अवसरवाद इतने अभी हैं। आप किसी भी तथाकथित ईमानदार नेता को उठा के देख लीजिए, जब वो पहली बार नामांकन भरता है अपनी संपत्ति कितनी दिखाता है, और जब अगले ही चुनाव में नामांकन भरता है तो उसकी संपत्ति कितनी हो जाती है, उससे अगले में कितनी होती है, उससे अगले में कितनी होती है। लेकिन एक पॉलिटिकल नेता का जो वर्कर होता है वो उसके पहले चुनाव में भी वैसा ही होता है, दूसरे में भी वैसा ही होता है, तीसरे में भी वैसा ही होता है। लेकिन फिर भी ये लोग इनके साथ लगे रहते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स से जी ऐसी है, इसकी आदत लग जाती है, फिर छूट नहीं पाती है। एक चुटकुला सुना के अंत करेंगे अपनी बातचीत का। कोई नेता थे जी, वो जब तीसरी बार चुनाव मैदान में आए तो लोगों के मन में बड़ा गुस्सा था उनके प्रति। बोले कि आपने यार कुछ नहीं किया, पर देखो मैं पहली बार बना, मैंने अपना घर ठीक ठाक किया, अपने लिए पैसा कमाया, कोई गलत किया? बोले नहीं। तो दूसरी बार मेरे यार दोस्त रिश्तेदार थे, उनका भला करा, वो भी जरूरी था कि नहीं? बोले जी बिल्कुल था। बोला इस बार आपका नंबर है। तो जनता भारत की इस बार का नंबर मान के चलती है कि अब तुम्हारा कल्याण होगा। फिर ये इतनी समझ, इन्होंने कहा को नया आदमी ले आओ तो फिर वो इसी चक्कर में आएगा, पहले अपना करेगा, फिर रिश्तेदारों का, फिर हमारा नंबर। तो इसलिए इसी को ट्राई कर लो। तो तीसरी बारी का जो ये प्रलोभन है ना, ये बहुत आदमी को ललचाता, परेशान करता है। सही बात है सर। तो आप जरूर कमेंट करना दोस्तों कि संपत सिंह जी के इनेलो में जाने से इनेलो को क्या फ़ायदा होगा और कांग्रेस को क्या नुकसान हो जाएगा। इसके अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपने ऊपर जो राजनीतिक उन पे हमले हो रहे हैं, इनसे बचाव के लिए कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए, उनको आप सलाह भी दे सकते हैं। वैसे उनको सलाह माननी नहीं है किसी की, क्योंकि अभी वो नेता प्रतिपक्ष हैं और उनके लिए जितना मैक्सिमम उनको राजनीति में मिलना था, वो हरियाणा प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अब ये नेता प्रतिपक्ष उनके पास है। तो मुझे लगता है मैक्सिमम उनके पास आ चुका है। बाकी राजनीति में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी संभव है, आने वाला समय बताएगा। शुक्रिया, नमस्कार।